ओके, तो बच्चों अभी हम लोग अपने ऑटोमोबाइल की ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल ट्रेड जिसमें डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल मोटर मैकेनिक और इसके अलावा कह सकते हैं कि हमारा एक और आता है जिसका नाम है हीट इंजन। इस तरीके से 3 से 4 ट्रेडें मिलाकर हमारे ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन बनाती है। तो हम लोग मेनली यहाँ पर ऑटोमोबाइल स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपके ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन बढ़िया हो सके। ठीक है, तो अगर आप लोग डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल मोटर मैकेनिक, व्हीकल हीट इंजन ट्रेड से संबंधित है तो आप इसको पूरा देखिए। 75 क्वेश्चन के 10 सेट होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द रोटेटिंग टॉर्क कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच, मतलब एकल प्लेट क्लच की जो आघूर्ण प्रेषण क्षमता होती है वो क्या होती है ना। आपको मैं बता दूं, क्लच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंजन का। क्लच का मेन काम क्या होता है सर? क्लच का मेन काम ये होता है कि जब हमारे इंजन पावर देता है तो इंजन जैसे पावर देता है, जब पावर देता है तो चलने की अवस्था में ही आपको इंगेज करना, शाफ्ट को इंगेज करना, शाफ्ट को डिसएंगेज करना, सर ये हमारे मेन क्लच का काम होता है। ठीक है, अब एक होते हैं सिंगल प्लेट क्लच, एक होते हैं मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है, हम लोग पीछे साइड जो वो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन सरफेस, उसकी संख्या बढ़ा देते हैं और जैसे जैसे फ्रैक्शन सरफेस की संख्या, प्लेटों की संख्या बढ़ जाती है तो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना, जब भी कभी बोला जाए कि बलाढूढ़ किसका ज्यादा होता है, मल्टी प्लेट क्लच का ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या बोला है, सिंगल प्लेट क्लच की आघूर्ण प्रेषण क्षमता क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा लेस देन मल्टी प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए। ओके बच्चों, ये क्लच का डायग्राम था। अरे ये मेनली क्लच का डायग्राम होता है। आप क्लच के डायग्राम में देखिए, ये हमारी एक प्लेट होती है और इस प्लेट में डॉट से देखिए तो यहाँ पर फ्रिक्शन वाली सरफेस लगाई जाती है, फ्रिक्शन लाइनिंग के नाम से जाना जाता है ना। और स्प्रिंग की सहायता से हम इसे इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं और ये इंगेज और डिसएंगेज उसी समय हो जाता है जब हमारा चलने की अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विद्युत परपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रतीक किसे दर्शाता है। इन्होंने बोला है व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत, ध्यान से सुनो है ना। हेलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं क्लास ले रहा था, कैट लिया, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल है विद्युत परपथ के संदर्भ में आप बताओ ये प्रतीक किसे दर्शाता है। हरा, ये प्रतीक बड़ा कॉमन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस तरह का जो प्रतीक होता है बच्चों, ये अर्थ को दर्शाता है। एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर और छोटी लाइन। तो जब भी कभी हम लोग अर्थिंग करते हैं तो ध्यान रखना ये प्रतीक हमारा अर्थ को दर्शाता है। सेल, बच्चों ध्यान रखना, सेल का जो प्रतीक होता है वो इस तरह से होता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है बच्चों वो ऐसे होता है और एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अमीटर का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है, एक जगह प्लस दूसरे जगह माइनस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चूड़ियां सब लंबाकार होती है, ट्रपेजियम होती है। बहुत बढ़िया सवाल। अरे इन्होंने बोला है कि ये बताओ इनमें से कौन सी चूड़ी सब लंबाकार आकृति की होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पिछले साल का सवाल है। सब लंबाकार आकृति ऐसी होती है, ये देखो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है ना, ये डायग्राम तुम्हारा एक्मे थ्रेड का होता है जिसमें ये वाला एंगल बताइए कितना होता है, 29 डिग्री का। ठीक है, 29 डिग्री का। और इसके ट्विस्ट और रूट देखिए सर, इसके ट्विस्ट और रूट को जरा डॉट से देखिए तो वो फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? फ्लैट होते हैं। तो जिसके ट्विस्ट और रूट फ्लैट होते हैं, इसके अलावा वो समलंबाकार आकार की होती है, उस थ्रेड का नाम होता है एक्मे थ्रेड, है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा एक्मे। बैंगल्स को चूड़ियां भी बोलते हैं लेकिन बैंगल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ थ्रेड होना चाहिए था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा एक्मे थ्रेड। चलो आ जाइए। अगला सवाल बोला जा रहा है कि कार में कौन से गियर का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। गियर आर यूज्ड फॉर कार, कार में गियर का क्या इस्तेमाल है बच्चों? जब हम कहते हैं कार में गियर इस्तेमाल होता है, हरा कहते नहीं है कि पहले गियर में चल रही है, दूसरे गियर में चल रही है, तीसरे गियर में चल रही है। तो गियर मैकेनिज्म का मेन इस्तेमाल होता है स्पीड कंट्रोल करने में। क्या कंट्रोल करने में? स्पीड कंट्रोल करने में हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड कंट्रोल करने में। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये भी कहा जा सकता है पावर को ट्रांसफर करने में। ईंधन के संरक्षण में गलत, गति मापने के लिए गलत, त्वरण मापने के लिए गलत।
है ना। पावर का ट्रांसमिशन कह दो या फिर कह दो स्पीड को कंट्रोल करने में, है ना, ये भी सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, लीफ स्प्रिंग। आपको पता है लीफ स्प्रिंग क्या होती है? आजकल देखो जितने भी ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसमें लीफ स्प्रिंग का बड़ा तगड़ा लोड है। लीफ स्प्रिंग में क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास पहली पत्ती होती है ना, ये पहली पत्ती हो गई, फिर ऐसे यहां दूसरी पत्ती होती है, फिर ऐसे यहां तीसरी पत्ती होती है, ऐसे। तो बच्चों इन सारी पत्तियों को मिलाकर हम लोग जो स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना, वो हमारी बताइए कौन सी स्प्रिंग होती है? सर वो होती है लीफ स्प्रिंग। ठीक है, वो कौन सी स्प्रिंग होती है? लीफ स्प्रिंग। आप देखो जो ई रिक्शा आते हैं, ट्रैक्टर आता है, ठेला आता है, उनके पीछे ऐसे लीफ स्प्रिंग जरूर देखी होगी आपने, है ना। तो क्या आंसर जाएगा? लीफ स्प्रिंग का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छा, लीफ स्प्रिंग या कोई पूछे स्प्रिंग का मेन उपयोग क्या है, तो कहना स्प्रिंग का मेन एडवांटेज होता है कि ये जब भी कभी किसी तरह का कोई झटका आता है ना, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर आ गया ना, तो ब्रेकर में आपने आपके जो अन्य पार्ट है ना, उन झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि अन्य पार्ट तक वो झटका ना पहुंच सके। ठीक है, तो वाहन को झटके और कंपन झेलने के लिए सहारा देना, ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, छठवां नंबर सवाल, क्योंकि हम लोग के सिलेबस भाई साहब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा ओम के नियम का सही समीकरण है? आप बताओ ओम के नियम का सही समीकरण क्या है? तो ओम का नियम सबको पता है कि वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू R। अब इसको आप अलग अलग तरीके से जैसे लिखिए, रहेगा तो वो ओम का नियम ही ना है। बस याद रखना कि ओम का नियम तब वैलिड होता है जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ध्यान रखना ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, तो कह देना धातुओं के लिए लागू होता है। ये तो धातुओं के लिए लागू होता है और तब लागू होता है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। तो V बराबर बताइए कितना हो जाएगा? IR हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच एक सील प्रदान करता है? हरा बच्चों, पिस्टन और सिलेंडर वॉल, जैसे कि चित्र में देखो मैंने यहां पर एक पिस्टन बनाया, यहां ऐसे बना देता हूं। सर मान लीजिए मैंने इस तरह से आपके सामने पहले सिलेंडर बना देता हूं, ये सिलेंडर बनाया, ये मैंने सिलेंडर बनाया, और सिलेंडर के बीच में ये मैंने बना दिया पिस्टन। ध्यान सुना, मैंने आपको सिलेंडर और पिस्टन बना दिया। बच्चों इसके बीच में ऐसा क्या लगाते हैं जिससे कि सील प्रदान हो? सील मतलब पैकिंग, लॉक, है ना। तो यहां पर हम लोग रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? रिंग, जिनका नाम होता है पिस्टन रिंग। ओके, क्या लगाई जाती है? तो कह देना रिंग लगाई जाती है, जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में सील का प्रदान करता है, यानी अंदर जो भी हमारी गैसें होती है ना, उन गैसों के लीकेज होने से रोकता है, गैसों के लीकेज होने से रोकता है। तो बताइए सवाल का सही आंसर क्या होगा? पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच क्या लगाया जाता है? तो कह देना पिस्टन रिंग लगाई जाती है जो सील प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर होगा। रिंग, रिंग का मटेरियल, रिंग दो तरह की होती है, सुन लीजिए क्योंकि मुझे यहां पर एक एक चीज डिटेल बतानी है आपको, है ना। और जब बाद में कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा। रिंग हमेशा याद रखना दो तरह की होती है बच्चों। ऊपर जो रिंग लगाई जाती है वो याद रखना कौन सी रिंग होती है? कॉम्प्रेशन रिंग होती है, कॉम्प्रेशन रिंग, है ना। और नीचे जो रिंग लगाई जाती है बच्चों, और बताइए कौन सी रिंग होती है? ऑयल रिंग होती है ना। कॉम्प्रेसर रिंग की संख्या होती है 2, ऑयल रिंग की संख्या होती है 8। कॉम्प्रेसर रिंग की संख्या होती है 2 और ऑयल रिंग की संख्या बताइए कितनी होती है? 8 होती है। तो सवाल का सही आंसर हमारा पिस्टन रिंग होगा। इनका मटेरियल क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो रिंग बनाई जाती है वो एक मटेरियल की बनाई जाती है जिसका नाम है कास्ट आयरन, मेनली कास्ट आयरन की होती है। कई बार आपको इसका आंसर सिलिकॉन स्टील भी मिल सकता है ना। क्या मिल सकता है बच्चों? सिलिकॉन स्टील भी मिल सकता है, लेकिन कास्ट आयरन ज्यादा फेमस है और कास्ट आयरन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी होगा, पिस्टन रिंग। नेक्स्ट है अगला सवाल, 8वां नंबर बच्चों। 8वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क किसके बीच बनाई जाती है? ओके, आप लोग सामने पहले देख लो चित्र, ये हमारा एक वेल्डिंग प्रोसीजर दिखाया गया है। और आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? सर आर्क वेल्डिंग में मेरे पास एक वर्क पीस होता है और दूसरा धारा का क्या होता है सर? जॉब होता है। सॉरी, इसको जॉब नहीं कहते, सॉरी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, है ना। तो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड, याद रखना वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग आर्क जनरेट करते हैं। ये आर्क ना फ्लेम नहीं होती, ज्वाला अलग चीज होती है, ये आर्क है, ना। और ये आर्क कैसे बनती है?
जब हम लोग अपने सर्किट को कंप्लीट करते हैं बिजली की मदद से, तब आर्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो आपको बना के दिखाई जा रही है बच्चों, ये क्या है, तो कह देना ये हमारी आर्क है ना। अब दूसरी बात सुनो, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आर्क किसके बीच बनाई जाती है, वर्ल्ड पीस और इलेक्ट्रोड के बीच आर्क का निर्माण होता है। तो वर्ल्ड इलेक्ट्रोड तो है, अब वर्ल्ड पीस को कई बार हम लोग बेस मटेरियल भी कहते हैं या बेसिक मटेरियल भी कहते हैं। फिलर मटेरियल दूसरी चीज होती है। देखो कई बार हमें वेल्डिंग करते समय इस तरह से फिलर मटेरियल के भी इस्तेमाल करना होता है। कई बार हम लोग वेल्डिंग करते समय है ना, यहां पर एक फिलर रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फिलर रॉड, इसको बोलते हैं फिलर रॉड, याद रखना। तो हम लोग कई बार फिलर रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिलर रॉड के बीच आर्क नहीं होती। आर्क हमेशा वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच बनती है। वर्क पीस को हम लोग बेसिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेसिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं एक दो बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। जब भी कभी हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं, ये आर्क वेल्डिंग दिखाई रही है, उसमें दो चीजें होती है, एक वर्क पीस होता है और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड में से किसी एक को पॉजिटिव बना सकते हैं और किसी दूसरे को बताइए क्या बना सकते हैं, नेगेटिव। मतलब एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा कंफर्म बताइए कैसा होगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा बताइए कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को भी बनाते हैं। अब इसमें देखो समझो पहले बात को कि होता क्या है ना। जो भी इनमें से पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल वर्क पीस बना, तो पॉजिटिव टर्मिनल में 2/3 हीट उत्पन्न होती है, 2/3 भाग हीट उत्पन्न होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में कितनी हीट उत्पन्न होती है, तो कह देना 2/3 भाग हीट उत्पन्न होती है। और कई बार ये वैल्यू भी पूछी जाती है 66.7%, है ना। नेगेटिव जो टर्मिनल होता है बच्चों ध्यान रखना, उसमें 1/3 भाग हीट उत्पन्न होती है। और 1/3 भाग का मतलब होगा 33.33%। ये ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के टर्मिनल बनाए जा सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल में कितनी हीट उत्पन्न होती है, नेगेटिव में कितनी हीट उत्पन्न होती है, इसको भाई नोट डाउन करके रख लो। फिर सवाल यह है कि किस कंडीशन में हमारा वर्क पीस पॉजिटिव होता है, किसमें वर्क पीस नेगेटिव होता है। तो दो तरह के पोलैरिटी दी जाती है, ध्यान रखना। वेल्डिंग करते समय हम दो तरह की पोलैरिटी देते हैं। एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक जो होता है रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, दो तरह की पोलैरिटी देते हैं, ध्रुवता जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट और रिवर्स। बच्चों जो स्ट्रेट पोलैरिटी होता है उसमें वर्क पीस को बनाते हैं हम लोग पॉजिटिव, ना रखना। और इलेक्ट्रोड बताइए कैसा बनाते हैं, सर इलेक्ट्रोड को बनाते हैं नेगेटिव। ये स्ट्रेट पोलैरिटी है। जबकि अगर यही क्वेश्चन होता कि रिवर्स पोलैरिटी बताइए क्या होती है, तो कह देना रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग वर्क पीस को बनाते हैं नेगेटिव और इलेक्ट्रोड को बताइए कैसा बनाते हैं, सर इलेक्ट्रोड को बनाते हैं पॉजिटिव, है ना। तो दोनों पोलैरिटी क्या होती हैं आप लोगों को बच्चों क्लियर होना चाहिए फिलहाल तो। ठीक है, चलो आगे आइए नेक्स्ट अगला सवाल। ये सब सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहला सेट है और पहले सेट में मुझे आपको डिटेल बतानी है। अगर मैंने आपको पहले सेट में डिटेल नहीं बताई तो देखो जब एक बार डिटेल आप सीख लोगे ना तो आगे चल के वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सवाल देखिए क्या है, एक यांत्रिक उपकरण जो घूमने वाली दो शाफ्ट को आपस में जोड़ता है, अलग करता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं। इन्होंने बोला है वह उपकरण का नाम बताइए जो घूमने वाली दो शाफ्ट को आपस में जोड़ता है या अलग करता है। तो दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम कपलिंग का होता है, लेकिन कपलिंग क्या करता है, दो शाफ्ट को स्थिर अवस्था में जोड़ता है। लेकिन गति की अवस्था में दो शाफ्ट को कौन जोड़ सकता है, कह देना क्लच। ठीक है, तो क्लच जो है वो गति की अवस्था में भी दो शाफ्ट को जोड़ सकता है, अलग कर सकता है। कार्बोरेटर ये दूसरी चीज होती है, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है मेनली, है ना। चलो स्ट्रेनर, बच्चों स्ट्रेनर नट कुछ तरह का कह सकते हो, एक तरह की छन्नी होती है ना, जो कह सकते हो कि वायुमंडल में जो हम लोग वायु अंदर लेते हैं ना अपने इंजन में, उसको साफ करने का काम करती है स्ट्रेनर। चलो नेक्स्ट है अगला 10वां नंबर। बच्चों बोला जा रहा है कि गियर बॉक्स में स्नेहन का लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। गियर बॉक्स में स्नेहन या लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं, हाँ आपको बताना है। जैसे कि गियर बॉक्स है, कभी आप गियर बॉक्स को जाके देखिए तो गियर बॉक्स कभी सीधे सीधे नहीं लगाया जाता, हम लोग हमेशा उसमें लुब्रिकेंट की अच्छी लेयर लगा के फिर लगाते हैं।
भाई ऐसा क्यों करती है? तो लुब्रिकेशन का क्या इस्तेमाल होता है? त्वरण को कम करना नहीं, लुब्रिकेशन का मेन इस्तेमाल ये होता है ताकि उसका जो संचालन है, ड्राइविंग है, वो आसान हो सके, घर्षण थोड़ा कम आ सके, लाइफ बढ़ सके, इसलिए तो हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। तो सुंदर दिखने के लिए, गति कम करने के लिए, सब गलत है। इसका सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर। लुब्रिकेशन करने का उद्देश्य बोला जा रहा था सर्वोत्तम संचालन, आयु बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, कूलिंग पर ध्यान करने के लिए, है ना। बच्चों अगला सवाल है, ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है। अब आपको ऑलरेडी ये सवाल कहां से है भैया? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो जो पूछा गया है मैं वही आपको बता रहा हूं। सर वेलोसिटी का मात्रक बोला जा रहा है, आपको पता है वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों भाई? छोटी दूरी बटे समय होता है। तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर जाएगा, आंसर नंबर बी। अब वेलोसिटी क्यों नहीं आ सकती? जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजन से वो सब चलते ही तो है, उनके पास वेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बराबर। मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड, है ना, मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड के साथ फिट नहीं है। आप बताओ इनमें से क्या, इनमें से क्या मोटरसाइकिल, स्कूटर इनके साथ फिट नहीं होते, है ना। बच्चों आपको बता दो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, सर ये सारे के सारे पेट्रोल इंजन है। आप देख लो इन सब में पेट्रोल यूज होता है। इन सभी में बताइए क्या इस्तेमाल होता है? सर इन सभी में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। ये सब हमारे क्या है? सर पेट्रोल इंजन है ना। तो बच्चों इन सब में क्या फिट नहीं होता? तो बच्चों ध्यान रखना, पेट्रोल इंजन में कभी भी फ्यूल पंप का इस्तेमाल नहीं होता, इस बात को याद रखना। फ्यूल पंप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। फ्यूल पंप का इस्तेमाल हमेशा डीजल इंजन में होता है। कहां पर होता है? डीजल इंजन में। फ्यूल को प्रेशर के साथ भेजना होता है ना। तो इसका इस्तेमाल जो है हम इन तीनों में नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए अगला। अधिकांश उच्च गति के संपीड़न इंजन किस पर काम करते हैं? हाई स्पीड इंजन की बात कर रहा है। देखो ऑटो साइकिल पे काम करता है तुम्हारा पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल पे काम करता है तुम्हारा डीजल इंजन, और डुअल कंबस्शन जो इंजन होता है ये किस पे काम करता है? तो कह देना ये काम करता है हाई स्पीड डीजल इंजन पे, हाई स्पीड डीजल। तो जितने भी उच्च गति के वो है इंजन है, वो सब किस पे काम करते हैं? सर वो डुअल कंबस्शन साइकिल पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। बच्चों इसमें ना एक सवाल और पूछा जाता है कि भैया पेट्रोल इंजन की खोज किसने की, है ना, और डीजल इंजन की खोज किसने की। कई बार ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटो साइकिल में हीट किस उसमें दी जाती है, प्रोसेस में दी जाती है, दहन किस प्रोसेस में होता है ना। तो सब मैं आगे धीरे धीरे करके बताऊंगा, बस अभी नाम सीख लीजिए। नेक्स्ट आइए 14वां। बच्चों 14 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि डजन पिन फॉर्म्स द लिंक्स बिटवीन। डजन पिन बताइए किन के बीच लगाई जाती है ना। बच्चों आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरह से पिस्टन, सिलेंडर ये सब दिखाया है। यहां पर एक कनेक्टिंग रॉड लगा दी ऐसे, और यहां पर एक ट्रेंट लगा दी ऐसे। देखो तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो इंड होता है इसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंड। ये हमारा कौन सा इंड है? सर ये हमारा होता है स्मॉल इंड। ये हमारा स्मॉल इंड है। और आप बताइए ये कौन सा इंड होता है? सर ये होता है बिग इंड, है ना। ध्यान रखना जो हमारा स्मॉल इंड है इसमें जो पिन लगाई जाती है, सर ये पिन होती है तुम्हारी डजन पिन, ये होती है डजन पिन। जबकि बिग इंड में भी एक पिन लगाई जाती है, सर उस पिन का बताइए नाम क्या होता है? ट्रेंट पिन। ओके आपको पता है बात? बच्चों जो डजन पिन होती है वो कौन से दो पार्ट को जोड़ती है? तो कह देना ये पार्ट है तुम्हारा पिस्टन, और ये पार्ट बताइए क्या है? सर ये पार्ट है तुम्हारी कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का काम बताइए कौन करता है? डजन पिन करती है ना, डजन पिन करती है। तो डजन पिन किसको जोड़ती है? सर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। कहां पर जोड़ती है? तो कह देना स्मॉल इंड में जोड़ती है बच्चों, स्मॉल इंड। तो आंसर क्या जाना जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है। देख लो चल, पिस्टन एंड स्मॉल इंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा, है ना। चलो नेक्स्ट आइए अगला 15वां नंबर सवाल। ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड सवाल है। मैं पहले बता दूं, देखो किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो आरसी क्या होता है? तो कहना किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो आरसी बराबर होता है वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई वीसी। सर वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई वीसी यही हमारा कंप्रेशन रेशियो आरसी है।
है ना। अब देखो क्या हम लोग कई बार इस आरसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल एकदम लिखा जा सकता है ना। मैं फिर से बता दूं आरसी को बोला जाता है कंप्रेशन रेशियो, संपीड़न अनुपात, और वीएस और वीसी ये हमारे आयतन होते हैं, है ना। वीएस को बोला जाता है स्विफ्ट वैल्यू और वीसी को बोला जाता है क्लीयरेंस वैल्यू। अब सवाल देख लीजिए, एक कार के इंजन का 770 सीसी कुल विस्थापन वैल्यू में, ठीक है सर 770 कुल विस्थापन है, ध्यान सुनो फिर आगे देखो, के साथ 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर का कुल विस्थापन है 770, संपीड़न अनुपात 8.7 है, तो बोला जा रहा है प्रत्येक सिलेंडर का निकासी वैल्यूम क्या होना चाहिए। निकासी वैल्यूम का मतलब होता है क्लीयरेंस वैल्यूम। सर इन्होंने प्रत्येक सिलेंडर का बोला है, एक सिलेंडर की बात करना है तो हमें एक सिलेंडर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 770 3 सिलेंडर का है तो एक सिलेंडर का बताइए कितना लेना होगा, 770/3। ओके, आरसी का मान कितना है सर, आरसी का मान है 8.7 और आपको वीसी का मान तुमसे पूछ रहा, देख लो। तो हम लोग इस डेटा को यहां पर पुट करके बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। चलो जल्दी से रखिए और बताइए उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। सर आरसी जाएगा 8.7 बराबर 1 यानी 7.7 हो जाएगा। 7.7 कैसे होगा, देखो 8.7 यहां 1 यहां -1 आएगा तो 7.7 बराबर वीएस कितना हो जाएगा सर, वीएस हो जाएगा 770/3 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, हमें वैल्यू चाहिए वीसी की। तो मेरे भाई अगर मैं वीसी यहां से पूछूं कि वीसी कितना होना चाहिए तो कहना भैया 7.7 को 770 से कैंसिल कर दीजिए, 100 बार जाएगा, देख लो। तो बताइए वीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो कह देना वीसी बराबर हो जाएगा 100/3 और 100/3 सीसी ये हमारा वीसी आ रहा है 100/3, है ना। और 100/3 तो बताइए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है 33.33 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। बच्चों अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। बच्चों एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें दहन ध्यान रखना सिलेंडर के बाहर हो, है ना। तो जब भी कभी ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है तो याद रखना उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जब भी कभी दहन सिलेंडर के अंदर होता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो बच्चों डीजल इंजन ये इंटरनल कंबशन इंजन है। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है ना, नहीं है बोला जा रहा है ना। तो डीजल इंजन ना एक्सटर्नल नहीं है सर, सर ये एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट अगला बताओ, ये लो बच्चों नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा ईंधन है जिसका उपयोग हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन में करते हैं, एसआई इंजन में करते हैं, हरा। देखो एसआई इंजन जिसको आप बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, ध्यान रखना इसमें ईंधन को जलाने के लिए हमें स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है सर, स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है, इसीलिए बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। और एक बात हमेशा याद रखना ये हमारा कह सकते हो एक तरह का पेट्रोल इंजन होता है। जितने भी हमारे पेट्रोल इंजन है सब हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन है ना। लेकिन सवाल क्या था, सवाल बोला जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड टू स्पार्क। अच्छा कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, तो सिर्फ पेट्रोल मत बताओ भैया, एक्चुअली में पेट्रोल और हवा का मिश्रण बताइए। ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल इंजन में हम लोग केवल पेट्रोल अंदर नहीं भेजते, पेट्रोल और हवा का मिश्रण अंदर भेजते हैं। और याद रखना उस समय एयर फ्यूल रेशियो भी तुमसे पूछा जाता है कि बताइए एयर फ्यूल रेशियो कितना होगा जब भेजते। तो पेट्रोल इंजन के लिए एयर फ्यूल रेशियो का मान होता है 15:1, मतलब एयर 15 होगी तो पेट्रोल 8 होगा, है ना। तो मेन जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है पेट्रोल और एयर का मिश्रण। कई बार हम लोग इसको एक नाम से और जानते हैं, है ना। कई बार हम लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चार्ज। एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है उसको भी एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक है। इन्होंने बोला है कि गैस इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन, ऐसे बहुत सारे इंजन लिखे। इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से किसकी दक्षता सबसे अधिक है।
है ना। सुनिए भाई ध्यान से बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनो। सबसे पहले आप ये समझो कि 2 और 4 स्ट्रोक में टिस्टी दक्षता अधिक होती है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में ध्यान रखना 4 स्ट्रोक की दक्षता अधिक होती है। आप पहले इसको नोट डाउन करेंगे कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में बताइए थर्मल एफिशिएंसी टिस्टी ज्यादा होती है, तो कह देना 4 स्ट्रोक की दक्षता ज्यादा होती है क्योंकि सारा चार्ज जलता है इसमें। और पेट्रोल और डीजल में याद रखना, पेट्रोल और डीजल में ध्यान रखिएगा डीजल इंजन की दक्षता ज्यादा होती है। पेट्रोल और डीजल में बताइए किसकी दक्षता ज्यादा होती है? सर पेट्रोल और डीजल में डीजल इंजन की ज्यादा होती है ना। तो सर अब इनको मिला के बनाया जाए तो कहना 2 और 4 में 4 की ज्यादा, पेट्रोल डीजल में डीजल की ज्यादा, इसीलिए जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं उसकी दक्षता सबसे ज्यादा है ना। और सबसे कम जो दक्षता होगी मेरे भाई वो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की होगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इन चारों का निष्कर्ष देखें तो सबसे ज्यादा दक्षता 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की और सबसे कम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। तो आप लोगों को ना ज्यादातर मैक्सिमम और मिनिमम वाला पूछता है ना। अब इन्होंने क्या बोला है? 30 इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक है, तो कहना सबसे अधिक दक्षता 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की होगी। अच्छा, डीजल इंजन को ही हम सीआई इंजन भी कहते हैं। याद रखना पेट्रोल इंजन का जो दूसरा नाम होता है मेरे दोस्त वो होता है एसआई इंजन, एसआई इंजन। और डीजल इंजन का बताइए दूसरा नाम क्या होता है? तो कहते हैं डीजल इंजन का दूसरा नाम होता है मेरे दोस्त सीआई इंजन, सीआई इंजन, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला था? सबसे अधिक दक्षता बताइए, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, और डीजल इंजन का मतलब होता है सीआई इंजन। इसीलिए इस सवाल का जो सही उत्तर जाएगा वो बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 4 सिलेंडर इंजन का फायर इन ऑर्डर बताइए। बच्चों मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे इंजन हैं सबका फायर इन ऑर्डर याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो उनका फायर इन ऑर्डर क्या होगा, 4 सिलेंडर इंजन है तो बताइए फायर इन ऑर्डर क्या होगा, 5 सिलेंडर इंजन है तो फायर इन ऑर्डर क्या होगा, और 6 सिलेंडर इंजन है तो बताइए फायर इन ऑर्डर क्या होगा। 6 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, पिछली बार 4 वाला पूछा था। तो 3 सिलेंडर इंजन का फायर इन ऑर्डर होता है 1 3 2, डायरेक्ट कभी फायर इन नहीं कराई जाती, 1 के बाद डायरेक्ट दूसरे का नंबर नहीं आएगा कभी, है ना। 4 सिलेंडर इंजन का फायर इन ऑर्डर होता है 1342, 1342 ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो 1342 4 का याद कर लो। अच्छा 5 का याद कर लो 124 53, 124 53 ये भी देखने को मिल सकता है 5 में, और कई बार एक और मिलता है 142 53। ये दोनों फायर इन ऑर्डर जो है ये 5 सिलेंडर इंजन में देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे आइए, अगर 6 सिलेंडर इंजन की बात करते हैं तो 6 सिलेंडर इंजन में बताइए कितना फायर इन ऑर्डर होता है 6 में, है ना। तो बच्चों 6 सिलेंडर इंजन में भी आपको फायर इन ऑर्डर याद करना है 153 624, 153 624, है ना। तो 153 624 याद करना है, और इसी तरह से एक और याद करना है 153 642, 153 642। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो आप लोगों को ये दोनों फायर इन ऑर्डर एकदम याद हो जाने चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फायर इन ऑर्डर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो इन्होंने पूछा कौन सा था सर? इन्होंने 4 सिलेंडर वाला पूछा था 1342, ये पिछली बार आया है। और मैं आपको बता दूं इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइए अगला, समान आकार के 2 स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्धात इंजन की तुलना में क्या होती है? हरा पावर के मामले में बोला जा रहा है। देखो आप इस बात को याद कर लो कि जब भी कभी पावर पूछी जाती है 2 स्ट्रोक इंजन की, किसकी? 2 स्ट्रोक इंजन की, वो हमेशा 2 टाइम्स होती है पावर किसकी? 4 स्ट्रोक इंजन की, है ना। याद रखना 2 स्ट्रोक इंजन की पावर ज्यादा होती है। जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो हमेशा याद रखिएगा जो पावर होता है वो ज्यादा देता है 2 स्ट्रोक। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि सर 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावर देता है। तो समान आकार के लिए द्विघात इंजन जो होता है वो दुगनी पावर देता है, डबल स्ट्रोक इंजन दा रखना डबल पावर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 20। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है ना।
देखो, एक होता है सक्शन, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है पावर, एक होता है एग्जॉस्ट। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब हम सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं ना, तो उसमें ध्यान रखिएगा इनलेट वाल्व जो होता है सर वो ओपन होता है ना। इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है, ऐसे याद करो, इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। इसके बाद अगला वाला स्ट्रोक बताइए कौन सा होता है सर? अगला वाला स्ट्रोक होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, इनलेट वाल्व भी क्लोज होता है और याद रखना हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होता है, ठीक है। इसके बाद बताओ अगला नंबर क्या होता है सर? अगला नंबर होता है पावर। सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद पावर। कंप्रेशन में भी यानी पावर में भी सर, पावर में भी दोनों वाल्व हमारे क्लोज होते हैं, इनलेट वाल्व भी क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होता है। लेकिन अगला वाला प्रोसेस बताइए कौन सा होता है सर? एग्जॉस्ट। सर एग्जॉस्ट में ध्यान रखना, इनलेट वाल्व हमारा क्लोज होता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है? ओपन, ठीक है। प्रश्न बोलो क्या बोला जा रहा है? कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है सर? कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला होता है, गलत है सर, है ना। इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है, हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, ये बात एकदम बोली जा सकती है। बोलो भाई, तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही होगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्या बोला जा रहा है? अगला देखिए, ऑटोमोबाइल के पेट्रोल और डीजल इंजन क्या है? अरे भाई ये तो आसान है। देखो पेट्रोल और डीजल इंजन क्या होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, उसमें पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो जिसमें पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन के नाम से जाना जाता है, और जिसमें घूमने वाले पार्ट होते हैं बच्चों वो हमारा रोटरी इंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है कि समबालाढूढ़ के लिए 4 सिलेंडर में प्रज्वलन क्रम क्या होना चाहिए? देखो पूछे जाने का तरीका अलग अलग, कई बार डायरेक्ट वो फायर एंड ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार अलग अलग स्टेटमेंट देता है। तो मैंने आपको 4 सिलेंडर के लिए डायरेक्ट याद रखा है कि 4 सिलेंडर के लिए आप 1342 याद कर लो, कितना याद कर लो? 1342। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1342। नेक्स्ट ये लीजिए, 24 नंबर बोला जा रहा है कि चतुर्थ घात सिलेंडर एसआई इंजन का स्वीट वॉल्यूम इतना है, संपीड़न अनुपात इतना है। तो बताइए प्रत्येक सिलेंडर का इन्होंने बोला है कि बताइए अवकाश आयतन क्या होना चाहिए, यानी क्लियरेंस वैल्यूम बोला। देखो 4 स्ट्रोक सिलेंडर है, तो बच्चों 4 स्ट्रोक सिलेंडर है तो इन्होंने स्वीट वैल्यूम दे दिया कितना? 450 सीसी, है ना। और क्लियरेंस वैल्यूम आपसे पूछ रहा है, और आपको क्या बोला जा रहा है सर? आपको बोला जा रहा है संपीड़न अनुपात दिया है। तो मेरे भाई अगर संपीड़न अनुपात आरसी दिया है तो आरसी बराबर बताइए, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था 1 + VS/VC, क्या होता है? चलो बताओ आरसी कितना है सर? आरसी की वैल्यू है 8, 1 VS द्वारा 450 और VC ये रहा, है ना। तो VC बराबर बताइए कितना हो जाएगा सर? VC बराबर हो जाएगा, अब देखो सर VC बराबर निकालना है तो 450/7 ये उतर जाएगा, चेक कर लो। तो 7×42 देख लो, 7×42 3 30 और 7 × 28 2 20 7 दूनी 14 या 7 3 30, लगभग इतना आंसर आएगा, है ना। और इसके आसपास का जो सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा है? सी है। तो कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैंने तो अभी तक कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू नहीं बताई, इसको लिख लो यार। पेट्रोल इंजन के लिए जब आपसे बोला जाता है कि कंप्रेशन रेशियो कितना होता है तो 6 से 12 बताइए। डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो पूछा जाए तो 16 से 22 बताइए, है ना। तो दोनों इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो का मान भी तुम्हें याद होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन के लिए 6 से 12 होता है, डीजल इंजन के लिए ध्यान रखना 16 से 22 होता है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल 25 नंबर, यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाए तो बताइए नॉटिन का रुझान क्या होगा, है ना। याद रखना एक घटना होती है जिसका नाम होता है नॉटिन, अपस्फोटन के नाम से भी इसको जानते हैं ना बच्चों। नॉटिन एक ऐसी घटना होती है जो इंजन की लाइफ कम कर देता है, डिटोनेशन भी कहते हैं, है ना। याद रखना जब भी कभी पेट्रोल इंजन की बात करेंगे या एसआई इंजन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग आरसी का मान बढ़ाते हैं, यानी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं, तो जो तुम्हारा डिटोनेशन या नॉटिन है वो बढ़ जाता है, डिटोनेशन या नॉटिन बढ़ जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में अगर यही सवाल डीजल इंजन का होता, मतलब सीआई इंजन का होता,
तो बच्चों ध्यान रखना, सीआई इंजन में जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो डिटोनेशन के चांस हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। तो पेट्रोल इंजन में आरसी बढ़ाने से डिटोनेशन बढ़ता है, डीजल इंजन में आरसी बढ़ाने से डिटोनेशन घटता है। इन्होंने स्पार्क इग्निशन की बात की है, एसआई इंजन की बात की है। संपीड़न अनुपात बढ़ाया जा रहा है, तो बताइए नॉर्टन का रुझान क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे सिलेंडर का आंतरिक व्यास किस नाम से जाना जाता है? बच्चों याद रखना, जब भी कभी हम सिलेंडर बनाते हैं ना, तो याद रखना सिलेंडर में दो तरह के डायमीटर होते हैं, है ना। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ओके, तो ये सिलेंडर का जो इंटरनल व्यास होता है ना, आंतरिक व्यास, मतलब ये व्यास, सर इस व्यास को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है बोर। क्या बोलते हैं? बोर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। टीडीसी बीडीसी, इनके पूरे नाम सबको याद होना चाहिए। टीडीसी बीडीसी क्या होता है और आईडीसी ओडीसी क्या होता है ना। मैं नाम लिख दे रहा हूं ताकि कभी आए तो आपको याद रखना चाहिए। बच्चों टीडीसी का नाम क्या होता है? तो इंजन में जो टीडीसी होता है सर, इसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर। और बीडीसी का बताइए नाम क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। सेम तरीके से ध्यान रखना, अगला नाम होता है तुम्हारा आईडीसी, है ना। अगर मैं आईडीसी की बात करता हूं तो आईडीसी का पूरा नाम होता है इनर डेड सेंटर। और ओडीसी का बताइए नाम क्या होता है? यहां आईडीसी में लिख दे रहा हूं कि आईडीसी का नाम है ये। और ओडीसी का बताइए नाम क्या होता है? सर ओडीसी का पूरा नाम होता है आउटर डेड सेंटर। तो इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर, ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, क्या होता है इनर डेड सेंटर, क्या होता है आउटर डेड सेंटर। नेक्स्ट आइए 27 नंबर, बताइए द टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। आप मुझे बताइए इंटरनल कंबशन इंजन किसका प्रकार है ना। तो बच्चों इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब होता है एक ऐसा इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर हो रहा हो, और सिलेंडर के अंदर का दहन हमारे डीजल इंजन में हो सकता है। तो डीजल इंजन हमारा एक इंटरनल कंबशन इंजन है दोस्त मेरे, जबकि स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, सर ये दोनों हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। कौन से ये दोनों? सर ये दोनों है एक्सटर्नल। प्रश्न में इंटरनल पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 27 का। नेक्स्ट आइए, पूरे हमारे कितने सवाल है तो कहना पूरे 75 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, आईसी इंजन के सिलेंडर हेड को खाली जगह फिन्स उपलब्ध कराई जाती है, क्यों फिन्स उपलब्ध कराई जाती है? कभी आईसी इंजन में आप सिलेंडर देखिए तो सिलेंडर में इस तरह से फिन्स लगाई जाती है। फिन्स क्यों नहीं होती? हम लोगों को खांचे बनाने होते हैं, और ये फिन्स जो लगाई जाती है ये क्यों लगाई जाती है? ताकि हीट ट्रांसफर बढ़िया से हो सके, है ना, हीट ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए। ओके, आपको मैं बता दूं, कभी भी आप इंजन देखिए इस तरह के फिन्स लगे होते हैं जो हीट ट्रांसफर को आसान बनाते हैं, तो आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, इंक्रीजिंग हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया। हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, सिलेंडर किस धातु का बना होता है? बच्चों याद रखना, जितने भी हमारे सिलेंडर होते हैं जो मेनली आईसी इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दो ही मेटल के बनाए जाते हैं, या तो कास्ट आयरन के बनाए जाएंगे या तो एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाएंगे, है ना। लेकिन मेनली जो हम लोग प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, वो मेन प्रेफर करते हैं कास्ट आयरन का, ढलवा लोहा का। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा का बनाते हैं, जैसे उसकी कास्टिबिलिटी अच्छी होती है, ऐसे। तो सवाल का आंसर बताइए क्या जाना चाहिए? सर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कास्ट आयरन के साथ जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या होती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और एंगल में बोला जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है, मैंने आपको कहा है कि सिलेंडर की जो टॉप वाली पोजीशन होती है, पिस्टन की टॉप वाली पोजीशन, वो टीडीसी होती है, और पिस्टन की बॉटम वाली जो पोजीशन होती है वो हमारी कौन सी होती है? बीडीसी होती है। ये देखो ध्यान सुनो, तो ये हमारा टीडीसी हो गया, ये हमारा बीडीसी हो गया, है ना। यानी हमारा जो पिस्टन होगा वो टीडीसी और बीडीसी के बीच में ही घूम सकता है।
बच्चों वैसे यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, है ना। और एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, जब इसको एंगल में डिफाइन किया जाता है, किसमें? एंगल में। तो एंगल का मतलब होता है कि आपने टीडीसी से बीडीसी मतलब 8 स्ट्रोक। कितना स्ट्रोक? 8 स्ट्रोक। तो बच्चों ध्यान रखना, जब एंगल में डिफाइन किया जाता है कि एक स्ट्रोक में बताओ ट्रेन कितना डिग्री घूमेगी, तो आपका आंसर जाएगा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी आता है ना, तो वो आधा राउंड घूमता है। सॉरी, यहां मिस्टेक कर दी, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री हो रहा, 180 डिग्री होगा। जब पिस्टन हमारा एक बार टीडीसी से बीडीसी आता है तो वो आधा राउंड घूमता है, और दोबारा जब बीडीसी से टीडीसी जाता है तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक बार टीडीसी से बीडीसी आने पर आधा राउंड घूमेगा, और आधे राउंड का मतलब होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट आइए, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है ना। सर देखो, मल्टी सिलेंडर इंजन का नाम ही है एक से अधिक सिलेंडर। तो एक सिलेंडर गलत, एक सिलेंडर दो पिस्टन गलत। बच्चों ध्यान रखना, ना रखिएगा बच्चों, एक सिलेंडर में हम एक ही पिस्टन लगा सकते, दो पिस्टन नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा हुआ है मोर देन वन सिलेंडर। यस, ये एकदम सही है, मोर देन वन सिलेंडर ये हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन को डिफाइन करता है ना। और मैं आपको बता दूं, जब मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं ना तो हल्की फ्लाईव्हील हो जाती है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ सिलेंडर हम बढ़ाते रहते हैं, है ना, तो फ्लाईव्हील का जो द्रव्यमान है, यानी मास ऑफ फ्लाईव्हील है, मास ऑफ फ्लाईव्हील, ध्यान रखिएगा, मास ऑफ फ्लाईव्हील कम होता रहता है। अगर आपने नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा दिए तो मास ऑफ फ्लाईव्हील कम होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, मल्टी सिलेंडर इंजन में कंप्रेशन में पिस्टन की संख्या, अरे एक से अधिक, दो से अधिक, हाँ ये सही है, नंबर ऑफ पिस्टन इन मल्टी सिलेंडर कंप्रेशन। सर मल्टी सिलेंडर कंप्रेशर की बात हो रही है, तो मल्टी सिलेंडर कंप्रेशर हो या मल्टी सिलेंडर इंजन हो, तो उसमें देखिए जो भी कंप्रेशन होता है वो एक से अधिक होता है, और जब एक से अधिक होता है तो नंबर ऑफ जो पिस्टन होंगे वो भी एक से अधिक होंगे। अब सही आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा दो, क्योंकि मोर देन 2 दो से अधिक है, वो ज्यादा सटीक ऑप्शन है देखा जाए तो। चलो नेक्स्ट आइए, 13 नंबर, एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच बताइए कितना एंगल होना चाहिए, है ना। सर 6 सिलेंडर है और साथ साथ लिखा है कार इंजन। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंजन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये पता करने के लिए इन्होंने कार का इंजन दे दिया। और आपको पता है कि कार का इंजन कितना स्ट्रोक होता है? सर कार का इंजन होता है 4 स्ट्रोक, ये होता है ना। सर 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा साइकिल होगा वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा, और 4 स्ट्रोक का मतलब है ट्रेन के 2 राउंड, है ना। तो जो भी हमारा वर्किंग साइकिल है वो बताइए ट्रेन के कितने राउंड में कंप्लीट होगा? 2 राउंड में, जो भी हमारा वर्किंग साइकिल है। अच्छा अब इधर से भी सर 2 राउंड में हमें 6 सिलेंडर से पावर चाहिए, ध्यान सुनना, 2 राउंड में हमें कितने सिलेंडर से पावर चाहिए? 6 सिलेंडर से। तो बताइए 8 राउंड में कितने सिलेंडर से पावर चाहिए? सर 8 राउंड में हमें 3 सिलेंडर से पावर चाहिए, 8 राउंड में 3 सिलेंडर चाहिए। अच्छा 8 राउंड घूमने का मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूं 8 राउंड घूम रहा है, सर 8 राउंड घूमने का मतलब होता है मेरे दोस्त कि यहां पर 360 डिग्री, बताइए 8 राउंड का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पर 3 सिलेंडर पावर देंगे, हाँ सर 360 डिग्री पर अगर 3 सिलेंडर पावर देंगे तो बताइए एक सिलेंडर कितने एंगल बाद पावर देगा? तो कह देना एक सिलेंडर जो है वो 360/3, और 360/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, है ना। यानी जो भी हमें प्रत्येक सिलेंडर से पावर मिलने वाली है वो 120 डिग्री के अंतराल पे मिलने वाली है। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत प्यारा सवाल था, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। नेक्स्ट आइए, बताओ सिलेंडर की ऊपरी तथा निचली सीमा को हम क्या कहते हैं? हाँ, बहुत सारे उल्टे सीधे अजीबोगरीब आंसर लिखे, लेकिन मैं बता दूं जो ऊपरी और निचले वाली सीमा होती है उनके नाम टीडीसी और बीडीसी होते हैं। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि ऊपरी और निचली सीमा का बताइए नाम क्या होता है? टीडीसी और बीडीसी। पूरे नाम भी मैंने बताया है। बताइए गजन पिन का प्रयोग क्या है? सर इन्होंने गजन पिन बोली है ना, याद करो मैंने आपको बताया है कि गजन पिन जो है वो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है ना।
अब कनेक्टिंग रॉड लिखा हुआ है या पिस्टन रॉड लिखा हुआ है, एकदम सही है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लिखा तो है, ऑप्शन नंबर सी देख लो सर, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड लिखा है, एकदम सही है। हाँ, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पिस्टन और पिस्टन रॉड ये भी तो लिखा है, बच्चों गलत हो जाएगा, है ना। देखो मैं आपको बता दूं, पिस्टन और पिस्टन रॉड किससे जुड़े होते हैं सर? पिस्टन और पिस्टन रॉड जुड़े होते हैं तुम्हारे नटल ज्वाइंट से। किससे जुड़े होते हैं सर? नटल ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। ये गलत है आंसर है ना। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कह देना गजन पिन का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एंड में। नेक्स्ट आइएगा, इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपर और नीचे सीमा। देखो अब ऑप्शन इन्होंने अलग दिए हैं, हालांकि है ये भी प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन ऑप्शन ना इस बार अलग अलग दिए हैं, तो लेकिन इसका आंसर वही जाएगा, टीडीसी और बीडीसी, इसमें कोई वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है, तो बताइए वह बिंदु क्या कहलाता है ना। तो जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है बच्चों, उस बिंदु को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? टीडीसी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 38, एक इंजन में कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच क्या उपयोग किया जाता है? अब ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है, बस पूछे जाने का तरीका अलग है। इन्होंने बोला है कि कनेक्टिंग रॉड संयोजन और पिस्टन के बीच क्या उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर देना है डजन पिन। कौन सा आंसर देना है? डजन पिन इस्तेमाल की जाती है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, डीजल इंजन में बताइए इंजन डीजल कैसे जलता है? इन्होंने बोला है डीजल बर्न्स इन डीजल इंजन। बच्चों डीजल इंजन एक तरह का बताइए कैसा इंजन होता है? तो कहना डीजल इंजन एक तरह का बच्चों कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होता है। कैसा होता है? कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होता है। तो मेरे भाई अगर डीजल इंजन कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन है, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाई कॉम्प्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। होता क्या है कि जब आप सक्शन कॉम्प्रेशन कराते हो, तो कॉम्प्रेशन के अंत में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि उस टेम्परेचर के बाद हमारा डीजल जल जाता है। देखो स्पार्क प्लग द्वारा जो जलता है ना, वो एसआई इंजन में जलता है, है ना। लेकिन डीजल इंजन में जो डीजल जलता है वो बाई कॉम्प्रेशन जलता है। इंजेक्टर नहीं कहना, इंजेक्टर का काम डीजल को जलाना होता ही नहीं। इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को भेजना, है ना। इंजेक्टर का काम क्या होता है? फ्यूल को भेजना। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, मुझे जस्ट याद आ गया, कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस चीज को, है ना। बच्चों जो तुम्हारे पास पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें दारटा दो वाल्व होते हैं, कितने वाल्व होते हैं? दो। लेकिन जब भी कभी डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन में कितने वाल्व होते हैं? तो कह देना इसमें 3 वाल्व होते हैं, है ना। तीसरा वाल्व कौन सा होता है? तो कह देना तीसरा वाल्व होता है फ्यूल वाल्व। कौन सा वाल्व होता है? फ्यूल वाल्व। ये डीजल इंजन में तीसरा वाल्व है। बाकी आपको पता है कि इनलेट आउटलेट वो दोनों में होंगे ही होंगे, है ना। फ्यूल वाल्व होता है। चलो नेक्स्ट आइए, और एक चीज और याद रखना, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों में होंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, इनलेट वाल्व का जो साइज होता है वो हमेशा आउटलेट वाल्व के साइज से ज्यादा होता है। इनलेट वाल्व साइज में बताइए क्या होता है? सर इनलेट वाल्व साइज में बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, ऑटोमोबाइल में कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है? बच्चों ऑटोमोबाइल में जो कनेक्टिंग रॉड लगाई जाती है ना, वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रेन के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है ना। तो आप सीधा सीधा बोलना कि कनेक्टिंग रॉड जो है उसका काम क्या है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रेन के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, है ना। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रेन के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, यही हमारा कनेक्टिंग रॉड का मेन काम है। तो आंसर देखिए, पिस्टन के आगे पीछे की गति को हरा ट्रेन के घूर्णन गति में बदलना, ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर। ये हमारा कह सकते हो। और इंजन वाल्व को समय अनुसार चलाना, इंजन को जनरेटर से जोड़ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो अगला, यदि बोल्ट का आकार M30 हो तो बताइए इसका मतलब क्या है ना। बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई बोल्ट है और उसका साइज लिखा है M30 और × 6 ऐसे लिखा है,
तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी सुन लीजिए, M30 इंटू 6 था। सर यहां पर M का मतलब होता है कि जो थ्रेड है वो कैसी है, तो M का मतलब होगा कि भैया होने वाली थ्रेड मैट्रिक थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड, ठीक है। सर आगे जो 30 लिखा हुआ है ये व्यास बताता है, बोल्ट का व्यास 30 mm है, और आगे जो 6 लिखा हुआ है ये पिच बताता है कि बताइए पिच कितनी है, सर पिच हमारी 6 mm है ना। तो M30 इंटू 6 ये कंप्लीट मतलब होता है, लेकिन सवाल में सिर्फ M30 बोला जा रहा था। M30 का मतलब होगा कि मीट्रिक थ्रेड होगी, लेकिन इसका जो व्यास होगा वो 30 mm होगा, है ना। तो मीट्रिक थ्रेड और व्यास हमारा कितना होगा 30 mm, तो व्यास 30 mm होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर वाला आंसर गलत है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर है, आप चेक कर लो चाहे। तो मीट्रिक थ्रेड होगी, व्यास 30 mm होगा, अगले वाले में व्यास 30 सेंटीमीटर का गलत। पिच आगे, पिच तब होता है जब इंटू में 6 लिखा होता है या इंटू में कुछ और संख्या लिखी होती, तब आप कहते हैं कि वो पिच है। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा क्लच संचालन के लिए घर्षण का उपयोग नहीं करता, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा क्लच है जो संचालन के लिए घर्षण का उपयोग नहीं करता, फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं करता। वैसे मैं आपको बता दूं जो ऑटोमोबाइल में यूज किए जाते हैं ना क्लच, वो ज्यादातर फ्रिक्शन क्लच ही होते हैं, वो घर्षण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना जो हमारे फ्लूइड क्लच होते हैं ना, वो घर्षण का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखना उनमें फ्लूइड के प्रेशर की वजह से हमारा इंगेजन और डिसएंगेजन होता है, यानी क्लच जुड़ता है और हटता है। तो फ्लूइड क्लच में घर्षण का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कोन क्लच हो, सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो, इसके अलावा और जितने भी क्लच होते हैं, मैं किसी दिन आपको क्लच का पूरा वर्गीकरण यही समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे 43 बच्चों 43 नंबर बोला जा रहा है, सिंक्रोनाइजर एक प्रकार का क्लच होता है ना। बच्चों सिंक्रोनाइजर ये वर्ड है ना, ये बहुत जनरल वर्ड है। सर इसका मतलब क्या होता है, तो कहना सिंक्रोनाइजर का मतलब ये होता है बोले भाई, जब हम लोग अपनी एक स्पीड को दूसरे स्पीड के बराबर कर लेते हैं, एक स्पीड को दूसरे स्पीड के बराबर कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने सिंक्रोनाइज कर ली स्पीड, समझे मेरे भाई। तो कारों की माइलेज मापता है, गलत। कार की गति मापता है, गलत। आगे लिखा है विभिन्न गतियों को सिंक्रोनाइज करने के घटकों को घुमाने में, यह इसका सही आंसर जाएगा। अगर आपकी स्पीड अलग अलग है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी स्पीड आपके बराबर हो जाए, तो मैं कहूंगा मैंने अपनी स्पीड को सिंक्रोनाइज कर लिया आपके साथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा जाएगा, सर ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी वाला उत्तर। चलो अरे बताइए अगला सवाल क्या है। फोर्जिंग, ये देखो मैं आपको पहले बता दूं, ऑटोमोबाइल वाली जो ट्रेड होती है उसमें कुछ सवाल हमारे फिटर के कुछ टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इनसे सवाल आ सकता है ना। सवाल देखिए क्या है, फोर्जिंग क्या होता है। देखो पहले मैं आपको समझा दूं फोर्जिंग प्रक्रिया की कैसे जाती है। मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई धातु का टुकड़ा है, अब मुझे इसमें फोर्जिंग प्रोसेस करना है। तो बच्चों फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ध्यान सुनिएगा, फोर्जिंग प्रोसेस में हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसे एनविल में रखते हैं। कहां रखते हैं, एनविल, निहाई जिसको बोलते हैं, और पीटते हैं। और पीटने का मतलब होता है कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन फोर्स। और जैसे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों, तो इसका आकार बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45 बच्चों 45 नंबर बोला जा रहा है, टू स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर मिलती है ना, ये आसान है। अब सुनो बच्चों, टू स्ट्रोक इंजन का मतलब है 2 स्ट्रोक, काम खत्म, 2 स्ट्रोक, 8 राउंड। ध्यान रखना टू स्ट्रोक इंजन की खास बात क्या है कि 8 राउंड में, या सीधा सीधा बोलिए 2 स्ट्रोक में आपको कितनी बार पावर देता है, 8 बार पावर देता है, 8 बार पावर देता है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, टू स्ट्रोक इंजन में 8 पावर स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर लगाता है। अरे 8 बार पावर दे रहा है तो क्रैंकशाफ्ट 8 ही बार तो चक्कर लगा रहा है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, 8 के साथ, है ना। लेना नहीं 4 स्ट्रोक इंजन होता, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक, और 4 स्ट्रोक मतलब 2 राउंड, तब 8 बार पावर मिलती है ना। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन होता, तो कहते हैं इंजन के कितने स्ट्रोक लगेंगे, 4 स्ट्रोक, क्रैंक के कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड,
तब कहीं जाके 8 बार पावर मिलेगी, है ना। तो 8 बार पावर पाने के लिए हमें बताइए ट्रेन कितने राउंड लगाने होते हैं सर? 2 राउंड लगाने होते हैं, 4 स्ट्रोक। ये देखो, तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सवाल में 2 स्ट्रोक के बारे में पूछा जा रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि 2 स्ट्रोक देखो, एक बार में 8 राउंड में 8 बार पावर देता है, और 4 स्ट्रोक 2 राउंड में 1 बार पावर देता है। समझो मेरी बात। इसीलिए बोला जाता है कि 2 स्ट्रोक ज्यादा पावर देता है और 4 स्ट्रोक कम पावर देता है, क्योंकि 2 राउंड में 1 बार पावर देना। चलो आ रही 40 बच्चों। 46 नंबर बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ गियरबॉक्स लुब्रिकेशन। आप मुझे बताइए इनमें से गियरबॉक्स लुब्रिकेशन का कौन सा मेथड नहीं है? इन्होंने बोला है नहीं है, बोला है ना। सुनिए बच्चों, ध्यान रखना, जब भी कभी हमें गियरबॉक्स में लुब्रिकेशन करना होता, मैंने पहले भी बताया है कि गियरबॉक्स में लुब्रिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। गियरबॉक्स में जब भी कभी लुब्रिकेशन करना होता है तो फोर्स लुब्रिकेशन, ग्रीस लुब्रिकेशन, ऑयल लुब्रिकेशन, ये तीनों करते हैं। लेकिन वेज नाम का लुब्रिकेशन कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये कोई मेथड ही नहीं है। 3 तरह के लुब्रिकेशन मेथड होते हैं, फोर्स लुब्रिकेशन मेथड, ग्रीस लुब्रिकेशन मेथड, ऑयल स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। ये गियरबॉक्स में लुब्रिकेशन करने का मेथड है। लेकिन लास्ट वाला जो डी है वो नहीं है, और इन्होंने यही तो बोला है कि कौन सी विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइम ओके लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला है कि 6 सिलेंडर का सबसे अच्छा फायर एंड ऑर्डर बताइए कौन सा है ना। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि आपको ये फायर एंड ऑर्डर याद कर लेने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सिलेंडर का बताइए फायर एंड ऑर्डर क्या होता है? 1 3 2 मैंने बताया होगा अभी। 4 सिलेंडर का बताइए क्या होता है? 1342। इधर 5 सिलेंडर का बताइए क्या होता है? 135 42। 6 सिलेंडर का 153 624। इसी तरह से 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन और 8 सिलेंडर वी इंजन, है ना। तो इन सब पे फायर एंड ऑर्डर याद कर लेना। तो 6 सिलेंडर का 153 624 ये सबसे फेमस फायर एंड ऑर्डर है, ध्यान रखना। और ये फायर एंड ऑर्डर निकाला नहीं जाता, इनको याद किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो इसको डायरेक्ट यूज करती है वही हम याद कर लेते हैं, है ना। बच्चों 8 सिलेंडर में इनलाइन इंजन होता है, इनलाइन, तो 187 36542 ये इनलाइन इंजन का है। और अगर रोटरी इंजन होता है तो 132 58674। ओके, तो ये हमारा कैसे तो 8 सिलेंडर है, लेकिन कौन सा? इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन का मतलब होता है कि जो इंजन जो है एक लाइन में, जो मतलब जो पिस्टन या सिलेंडर एक लाइन में लगे हो, है ना। और ये रोटरी का है। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ 48 नंबर। जब हम वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? हाँ देखो, जैसे हमने कहा ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी गतिज ऊर्जा को जीरो कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा बताइए किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है सर ऑप्शन नंबर ए के साथ, हीट एनर्जी में, है ना। बच्चों वहां चुंबकीय उमकीय ऊर्जा नहीं आती, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो घर्षण में कन्वर्ट हो जाती है, और घर्षण का सीधा सा मतलब होता है हीट एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, पेट्रोल इंजन बताइए किस पर काम करता है? इन्होंने बोला है कि बताइए पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है। ओके, तो मैंने बताया है कि पेट्रोल इंजन, में फिर से बता दूं, जब भी कभी हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो वो ऑटो साइकिल पे काम करेगा, डीजल इंजन की बात करेंगे तो वो काम करेगा डीजल साइकिल पे। रैंकाइन साइकिल क्या होता है? बच्चों जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो सब रैंकाइन साइकिल पे काम करते हैं, है ना। तो बताओ पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है? सर ऑटो साइकिल पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑटो साइकिल में याद भी कर लो आप लोग कितने प्रोसेस होते हैं। बच्चों याद रखना, ऑटो साइकिल की जब बात करेंगे ऑटो, चलो मैं आगे बताऊंगा इसको, अगला कोई क्वेश्चन लेके आऊंगा तब बताऊंगा इसको। नेक्स्ट टाइम बताओ, टायर में हवा का दाब मापने के लिए निम्न में से किसका मात्रा का प्रयोग करते हैं? है ना। बच्चों हवा का दाब, वैसे आप सब लोगों को ये बात पता है कि दाब का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब का मात्रक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आप बताइए टायर में जब हवा मापी जाती है तो इनमें से किस मात्रक में मापी जाती है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हवा मापी जाती है वो पीएसआई में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? पीएसआई। सर पीएसआई का बताइए नाम क्या है? तो कह देना ये है पाउंड पर स्क्वायर इंच।
ओके, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये तुम्हारे पीएसआई का पूरा नाम होता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप टायर में हवा भरवाने जाइए तो नॉर्मल जिस प्रेशर पे हवा भरी जाती है वो 30 से 35 पीएसआई होता है। तो नॉर्मल अगर प्रेशर पूछा जाए, सर नॉर्मल प्रेशर पूछा जाए कि जिस प्रेशर पे हवा भरी जाती है बच्चों, वो होता है हमारा 30 से 35 पीएसआई। नानो ठीक है। चलो आगे 51 नंबर, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है तो बताइए इनका कुल प्रतिरोध क्या होना चाहिए, है ना। अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि आप ये नहीं कहना कि फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स का नहीं, आप लोगों के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो R1 प्लस R2 बोला जा रहा है बच्चों। जब भी कभी डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जब भी कभी प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़े होते हैं दोस्त मेरे, तो वो बताइए कौन सा कनेक्शन होता है, सर वो होता है सीरीज, है ना। उल्टे जब भी कभी प्रतिरोध ऐसे उल्टे जोड़े जाते हैं बच्चों, तो वो बताइए कौन सा कनेक्शन होता है, समांतर। इन्होंने क्या बोला था सर, इन्होंने सीरीज बोला था। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है 52 नंबर, बोला जा रहा है टाके लगाना, जिसको ब्रेजिंग के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है जो संपन्न होती है, ब्रेजिंग, है ना। याद रखना जब भी कभी हम लोग ब्रेजिंग करते ना मेरे भाई, ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग करते समय हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमें सोल्डर यूज करना होता है, सोल्डर। और सोल्डर के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो कहते हैं ना सोल्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा Pb+Sn, Pb+Sn। बच्चों सोल्डर जो होता है वो उसका लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, कैसा, लो मेल्टिंग टेम्परेचर। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले धातु को पिघलाते हैं, है ना, मेल्टिंग द मटेरियल्स वेल्ड, और फिर उसके बाद ज्वाइंट रखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। एनिलीन, एलिलीन नहीं होता, एनिलीन दूसरी चीज होती है। 53 नंबर देखिए, भारी वाहन में से निम्न में से कहां स्प्रिंट, कौन सी स्प्रिंट यूज करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सवाल लिखा हुआ है कि भारी वाहन में हम कौन सी स्प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। जब भी कभी हम लोग भारी वाहन होते हैं, जैसे कि आप ट्रक को देख लीजिए, ठेला देख लीजिए, ट्रैक्टर देख लीजिए, जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें हम लोग मेन लीफ स्प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप पत्तीदार स्प्रिंट, कमानी के नाम से भी जानते हैं, है ना। पत्तीदार स्प्रिंट, कमानी हो गई, है ना, वो सब हमारे लीफ स्प्रिंट नाम है। ये सब टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है सर, ये इस्तेमाल की जाती है हैवी लोड्स के लिए, हैवी लोड्स। लेकिन जितने भी हल्के भारों के लिए इस्तेमाल की जाती है वो क्वाइल स्प्रिंट यूज की जाती है ना। तो क्वाइल स्प्रिंट का इस्तेमाल बताइए हम लोग कब करते हैं, हल्के भार के लिए। कभी आप उसमें देखिए बाइक में, तो बाइक में दोनों तरफ शॉर्टर्स लगे होते हैं ना, शॉर्टर्स, वो क्या है, क्वाइल स्प्रिंट है ना। तो क्वाइल स्प्रिंग कैसी होती है, तो क्वाइल स्प्रिंग ऐसी होती है, साइकिल की गद्दी के नीचे भी देखिए तो भी यही स्प्रिंग लगी होती है, शॉर्टर्स में भी यही स्प्रिंग लगी होती है ना। जबकि लीफ स्प्रिंग मैंने आपको दिखाई है कि लीफ स्प्रिंग कैसी होती है। नेक्स्ट आइए अगला 54 नंबर, डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा होता है। इन्होंने बोला है कि डीजल इंजन में बताइए ईंधन का दहन कैसे होता है। सर डीजल इंजन एक कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होता है मेरे भाई। कैसा इंजन होता है सर, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होता है। और मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं उसमें जो भी दहन होता है वो सक्शन कॉम्प्रेशन हो जाने के बाद, जब हवा कॉम्प्रेस हो जाती है उसके बाद होता है ना। तो संपीड़ित वायु द्वारा जो भी ऊष्मा बनती है बच्चों, उसके द्वारा हमारा कह सकते हो डीजल का दहन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, बताओ पेट्रोल इंजन में, चलो अभी स्टेटमेंट्स वाला सवाल है, पढ़ते हैं। सिलेंडर के अंदर केवल ईंधन संपीड़ित होता है, गलत, है ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेट्रोल इंजन में जब सक्शन होता है ना, पेट्रोल इंजन में क्या होता है बच्चों, सक्शन होता है। तो सक्शन में हम लोग ध्यान रखना, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों अंदर आते हैं, है ना। पेट्रोल इंजन में जब भी कभी सक्शन होगा तो बताइए अंदर क्या आते हैं सर, अंदर एयर और फ्यूल दोनों अंदर आते हैं। तो सिलेंडर के अंदर केवल ईंधन आता है, ईंधन संपीड़ित होता है, गलत, केवल ईंधन संपीड़ित नहीं होता, है ना। सिलेंडर के अंदर ना तो ईंधन, नहीं गलत, सिलेंडर के अंदर केवल हवा, हाँ बकवास, देखो केवल हवा का संपीड़ित होना, ये कह रहा है कि ये प्रोसेस होता है दोस्त मेरे डीजल इंजन में, है ना। और सिलेंडर के अंदर हवा और ईंधन दोनों का संपीड़ित होना, यस, हवा और ईंधन दोनों हमारे कॉम्प्रेस होंगे बच्चों, ये प्रोसेस होता है हमारे पेट्रोल इंजन में। और सवाल में देखो क्या था, पेट्रोल इंजन था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ, है ना।
इन्होंने बोला है कि पिस्टन नॉर्मली बताइए रिश्ते बनाए जाते हैं। तो पिस्टन में जब नॉर्मली पूछा जाए कि पिस्टन बताइए नॉर्मली रिश्ते बनाए जाते हैं, तो मैंने बताया कि पिस्टन मेनली बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। पिस्टन है, सिलेंडर नहीं बोला जा रहा। तो पिस्टन मेनली बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम एलॉय, है ना। सर ऐसा क्यों, हमने एल्यूमिनियम के ही पिस्टन क्यों बनाए? ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के जो पिस्टन होते हैं बच्चों वो एक तो हल्के होते हैं और इनका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत अच्छा होता है, यानी ये अपने अंदर से हीट को जल्दी जल्दी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। इसीलिए ध्यान रखना नॉर्मली जो पिस्टन होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसका जाएगा? डी वाला उत्तर। लकड़ी वकड़ी थोड़ी ना पिस्टन होते हैं, है ना। बोलो स्निप्स, सर आल्सो नोन एज, बच्चों ये जो स्निप्स है ना ये तरह का टूल है, हैंड टूल्स, है ना। इसका मेन उद्देश्य होता है कहीं को मतलब किसी जगह पे कोई होल करना हो या किसी को काटना हो, सीयर करने के काम में आता है। सीयर करना भी बोल सकते हैं ना, होल करना सीरिन से होल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर है, गलत। चांदा दूसरी चीज होता है, बेवल गेज दूसरा होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखो डायल गेज इंडिकेटर रफनेस बताता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर। जो हमारा डायल गेज इंडिकेटर है बच्चों, डायल गेज इंडिकेटर ये क्या बताता है? सर ये बताता है रफनेस, है ना, सरफेस रफनेस बताता है। और डायल गेज इंडिकेटर में हम लोग इन मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं। वो मैकेनिज्म भी कई बार पूछी जाती है, रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म, रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म, ठीक है। तो मेन ध्यान रखना जो स्निप्स होता है वो सीयर करने के काम में, काटने के काम में, कहीं कहीं आपको होल भी लिखा हुआ मिल सकता है, होल करने के काम में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 58 बच्चों 58 नंबर बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन का पार्ट नहीं है? इन्होंने बोला है कि आप उसका नाम बताओ जो बच्चों ऑटोमोबाइल इंजन का पार्ट नहीं है। तो देखो इंजन के अंदर हमारा पिस्टन यस लगा होता है, पिस्टन रिंग लगी होती है, सिलेंडर ब्रॉट लगा होता है। सर ये तीनों चीजें हमारे इंजन में लगी होती हैं, तो इंजन में क्या नहीं लगा होता? सर इंजन के अंदर क्लच नहीं होता, क्लच तो बाहर होता है मेरे भाई। क्लच कहाँ होता है? सर क्लच मैकेनिज्म हम इंजन के बाहर लगाते हैं। आप मेरी बात समझो, इन्होंने सवाल में बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। इंजन का बताइए क्या पार्ट नहीं है? तो क्लच हमारा इंजन के बाहर लगा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, भारतवर्ष में आप लोग पेट्रोल को पेट्रोल कहते हो, लेकिन पूरी दुनिया घूम के आ जाइए, पूरी दुनिया वाले पेट्रोल को पेट्रोल नहीं कहते। वो पता है क्या कहते हैं पेट्रोल को? सर वो लोग पेट्रोल को बोलते हैं गैसोलीन। क्या बोलते हैं? गैसोलीन। तो पेट्रोल इंजन का दूसरा जो नाम हो सकता है वो बताइए क्या हो सकता है? गैसोलीन। अब मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान सुनो। आपने गैसोहॉल का नाम सुना है? गैसोहॉल आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों ये बताओ गैसोहॉल क्या है, हरा। तो कहना गैसोहॉल जो है ना वो दो चीजें का मिश्रण होता है, उनमें से एक होता है गैसोलीन, गैसोलीन प्लस एल्कोहल, एल्कोहल। तो गैसोलीन और एल्कोहल, सर गैसोलीन और एल्कोहल इन दोनों का मिश्रण हमारा होता है गैसोहॉल। गैसोहॉल में गैसोलीन और एल्कोहल होता है। गैसोहॉल गैसोलीन, गैसोलीन 90% होता है, एल्कोहल हमारा 10% होता है। और ध्यान रखना इसको मिला के बनाया जाता है गैसोहॉल। बहुत पूछा जाता है कि गैसोहॉल क्या होता है? गैसोलीन प्लस एल्कोहल। फिलहाल इसका सही आंसर जाएगा हमारा गैसोलीन इंजन के साथ बी वाला होता है। नेक्स्ट आइए अगला 60 नंबर, द यूनिट ऑफ इंडक्शन। इन्होंने बोला है कि बताइए सर इंडक्शन की यूनिट क्या होती है ना। तो ये सवाल ना फिजिक्स के हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन जिनको ट्रेड का पेपर देना है उनमें इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं, है ना। देखो प्रतिरोध, ध्यान रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और याद रखना प्रतिरोध को शो करते हैं हम लोग ऐसे 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 ऐसे। हेनरी, सर हेनरी इस तरह से क्वाइल का मात्रक होता है बच्चों, और इसको बोला जाता है प्रेरकत्व। कई बार आप इसको प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिट ऑफ इंडक्शन ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हेनरी के साथ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लो बच्चों 61 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि रिवेट को 30 mm के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ये क्या है? देखो मैं पहले बता दूं 30 mm रिवेट है क्या, समझो बात को। जैसे कि मैंने आपके सामने ये रिवेट बना के दिखाई, ये रिवेट है, ये रिवेट है ना।
तो बच्चों ध्यान रखना, रिवेट का ये जो व्यास होता है जिससे कि आप स्पेसिफिकेशन करते हो रिवेट का, मार्केट में आप रिवेट लेने जाइए तो रिवेट का स्पेसिफिकेशन रिवेट के व्यास से किया जाता है। तो जैसे मैंने कह दिया कि रिवेट के लिए 30 mm है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे स्पिंडल का व्यास है। ये इसको क्या बोलते हैं, देखो ये होता है रिवेट का हेड, है ना सर। ये पोर्शन होता है रिवेट की टेल, जैसे आप बाद में पीटते हो, और ये पोर्शन होता है रिवेट का स्पिंडल, है ना। कई बार हम लोग इसको सेंट भी कहते हैं। तो याद रखना, डायमीटर ऑफ स्पिंडल 30 mm होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर हो रहा है इस सवाल का सही आंसर, डायमीटर ऑफ स्पिंडल। सर ये हमारा 30 mm होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 62 बच्चों 62 नंबर देखिए क्या सर, इन्होंने बोला है कि चालक पुली का व्यास, इस तरह के सवाल भी आते हैं, चालक पुली, चलित पुली, छोटी पावर ट्रांसमिशन आपके में है ना, ऑटोमोबाइल में पूरा पावर ट्रांसमिशन ही है। चालक पुली का व्यास 30 सेंटीमीटर है। चलो फिर एक काम करते हैं, पहले तो हम दो जगह, एक जगह चालक लिखते हैं और दूसरी जगह बताइए क्या लिखते हैं, चलित। चालक और चलित। आप मुझे बताओ चालक पुली का व्यास कितना बोला जा रहा है। सर चालक पुली का व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर ऐसे, और ये 400 आरपीएम पे घूम रही है, यानी इसका आरपीएम भी दे दिया गया है आपको 400 आरपीएम ऐसे। फिर बोला जा रहा है चलित पुली 120 आरपीएम पे घूमती है। सर चलित पुली यानी यहां का आरपीएम दे दिया 120 आरपीएम, और चलित पुली का आपको व्यास पूछा जा रहा है कि बताइए चलित पुली का व्यास कितना है। देख लो कैसे लगाओगे। तो बच्चों ऐसे सवालों के लिए आपको करना क्या होता है कि जब भी कभी चालक और चलित पुली इस तरह से दी जाती है और इन चार डेटा में से कोई एक डेटा आपसे पूछा जाता है, तो ये सवाल में हमें क्या करना है, सर इनका मल्टीप्लाई, है ना सर इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर कर देना बस। तो आप मुझे बताइए यहां मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400 गुणे 30, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 गुणे डी, है ना। अब आप यहां से डी निकाल लो, तो बच्चों साफ साफ पता चल रहा है कि डी निकालना है तो 30 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 400/4, और 400/4 बताइए कितना हो जाएगा, 100। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। बताइए बोला जा रहा है कि वायर गेज क्या मापता है। वायर गेज का नाम सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जब हम कहते हैं वायर गेज, तो वायर गेज जो है कुछ इस तरह से होता है, ये प्लेटों में बना होता है। और याद रखना ये जो वायर गेज है दोस्त मेरे, वायर गेज है, हमेशा इस बात को याद रखना, ये वायर गेज जो है ना हमारे वायर का डायमीटर बताएगा। क्या बताएगा, डायमीटर। कई बार आप इसको व्यास भी कह सकते हो। तो वायर का व्यास बताता है या डायमीटर बताता है। होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं होल्स में हम लोग अपने वायर को फिट कर देते हैं, और इन होल में लिखे हुए नंबर की मदद से हम लोग इसका व्यास बता देते हैं, है ना। तो वायर गेज क्या बताता है, सर वायर गेज जो है वायर का डायमीटर बताता है, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर। ठीक है, ऐसे एक होता है फीलर गेज, बहुत इंपॉर्टेंट है फीलर गेज। बच्चों फीलर गेज जो है वो क्या बताता है, तो कह देना फीलर गेज बताता है बच्चों गैप, है ना, गैप। तो गैप बताने का काम फीलर गेज करता है। ये होता है आपका रेडियस गेज, तो रेडियस गेज रेडियस बताता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 64 नंबर। बच्चों 64 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि डीएल के आकार को व्यक्त किया जाता है, डीएल के आकार को कैसे व्यक्त करते हैं। बड़ा सही सवाल है ना। देखो यहां पर दो तरह के सवाल बनते हैं बच्चों। अगर ये सवाल आ जाए कि डीएल का आकार या डीएल का साइज ये कैसे व्यक्त किया जाता है, तो बच्चों डीएल का साइज व्यक्त करते हैं हम लोग पिच सर्किल के व्यास से, पिच सर्किल के व्यास से। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डीएल का साइज तो हमने पिच सर्किल के व्यास से मेजर कर लिया, लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि आप बताइए हम लोग टूथ डीएल का दाता उसका कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं, है ना। डीएल दाता का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो डीएल दाते का स्पेसिफिकेशन होता है बच्चों मॉड्यूल से, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ पिच, ऑप्शन नंबर डी। दाब कोड पिच का व्यास, पिच के व्यास, पिच का व्यास का कोई मतलब ही नहीं। सही बात ऑप्शन नंबर डी में बोली जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बताओ कपलिंग। कपलिंग का नाम सुना है सर, कपलिंग क्या होती है। सर कपलिंग भी एक तरह की ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है
जो हमारी दो सॉफ्टवेयर को जोड़ती है ना। तो दो सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, कपलिंग जो है ना दो सॉफ्टवेयर को स्थिर अवस्था में जोड़ती है ना। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए दो ढूंढन सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम ये कपलिंग करती है ना। जैसे कि फ्लैंज कपलिंग होती है, मफ कपलिंग होती है, ऐसी बहुत सारी कपलिंग का नाम सुना होगा। विद्युत धारा, तनाव, दाब, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला 66 नंबर। डियर के डिडेंडम का क्या मतलब होता है ना। बच्चों जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने ये डियर का एक दाता बनाया मैंने ऐसे। ध्यान रखना डियर के दांतों में नीचे से जो सर्कल जाता है वो होता है डिडेंडम सर्कल, और डियर के दांतों में ऊपर वाले बिंदु से जो सर्कल जाता है सर ये होता है तुम्हारा अडेंडम सर्कल, और यहां से जो सर्कल जाता है सर ये होता है हमारा पिच सर्कल। अडेंडम, पिच और डिडेंडम। बच्चों याद रखना है जो हमारा पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी होती है अडेंडम कहलाती है, और पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी जो होती है वो डिडेंडम कहलाती है। अडेंडम, डिडेंडम वैल्यू याद कर लो सर। अडेंडम का मान जो है वो मॉड्यूल के बराबर होता है, एम के बराबर होता है, और डिडेंडम का मान जो है वो 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। वैल्यू याद कर लीजिए है ना। तो फिलहाल इस सवाल का बताइए उत्तर किसके साथ जाएगा। सर आंसर जाने वाला है टूटी टूटी टूटी। क्या बोला है इन्होंने, डियर का डिडेंडम क्या होता है, नीचे वाला डियर दांतों की पिच सर्कल के ऊपर नहीं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है ना। पिच डियर दांतों की ऊंचाई पिच सर्कल के नीचे, नीचे वाला जो हिस्सा है वही हमारा डिडेंडम है। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए। अच्छा बच्चों बोला जा रहा है कि हीट इंजन ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बताइए किसमें परिवर्तित करता है। हीट इंजन ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बताइए किसमें परिवर्तित करता है। तो याद रखना जो हीट इंजन होता है ना, जितने भी तुम्हारे हीट इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, ये सब हीट इंजन है। क्यों भाई सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बताइए किसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो कह देना ये रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। अब देखो डीजल वगैरह जलाते हैं ना, जलाते ही मतलब रासायनिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपको घूमने वाली पावर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए 68। धारिता ने बताइए टाइप क्या है ना। इन्होंने बोला है कि भैया आप मुझे बता दो कैपेसिटेंस की टाइप क्या है, धारिता की टाइप क्या है। तो जब हम कहते हैं धारिता की टाइप क्या है तो आप सीधा सीधा कहना कि ओम तो सर देखो नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस की टाइप है, पास्कल दाब की है, हेनरी पेल्टत की है। सर धारिता की टाइप होती है फैराडे। अरे कई बार आप इसको फैराडे ना बोलकर फैराड बोलिए, फैराड होती है, इन्होंने फैराडे लिखा हुआ है। तो धारिता की टाइप फैराड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए। हाइड्रोलिक ब्रेक का क्या काम है। बच्चों जितने भी हाइड्रोलिक वर्ड होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जहां जहां हाइड्रोलिक वर्ड लगा जा रहा है सर, जितने भी हमारे हाइड्रोलिक होते हैं वो सब एक ही उस पर काम करते हैं। सर बताइए उसका नाम क्या है। सर उसका नाम है पास्कल्स लॉ। क्या नाम है बच्चों, पास्कल्स लॉ नाम है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला होता, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस हो। चलो नेक्स्ट टाइम 70। 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर घूमेगा। देखो ये इसका ऐसा क्वेश्चन इससे पहले और आया था, लेकिन वो था 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, आइए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो बच्चों 4 स्ट्रोक इंजन में जब भी कभी आपको 8 पावर स्ट्रोक चाहिए, सिर्फ 8 पावर स्ट्रोक चाहिए, वो ध्यान रखना ट्रेन के 2 चक्कर में मिलते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक में ट्रेन के 8 ही चक्कर में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये लो। यदि M16 लिखा हुआ है तो क्या मतलब है। देखो M का यहां मतलब पूछ रहा भैया, मैंने अभी बताया ठीक है, पर M16 लिखा हुआ है तो 16 का मतलब होता है कि ये माध्य व्यास हो गया। लेकिन M का मतलब क्या होता है सर, M का मतलब होता है टाइप्स ऑफ थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर जाना चाहिए। M का मतलब होगा मीट्रिक थ्रेड। नेक्स्ट आइए 72। गियर में बेरिंग का काम क्या होता है। देखो होता क्या है, गियर में बेरिंग ना बोलते, शाफ्ट में बेरिंग बोलते तो ज्यादा मुझे सही लगता। हालांकि गियर में बेरिंग नहीं लगाते, गियर में तो की वगैरह लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये शाफ्ट घूम रही है, होता क्या है कि शाफ्ट को सहारा देने के लिए, शाफ्ट को सहारा देने के लिए, घूमती हुई शाफ्ट को सहारा देने के लिए हम लोग बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ना तो इसमें सपोर्ट नहीं रहेगा, और सपोर्ट नहीं रहेगा तो शाफ्ट झुक सकती है, ठीक है।
तो ये बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेरिंग का मेन काम क्या होता है सर, एक तो सपोर्ट देता है, दूसरा घर्षण भी कम करता है, घूमने में घर्षण कम करता है। तो घर्षण को कम करने के लिए भी हम लोग बेरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का आंसर जाएगा। गति मापता है, गलत। घर्षण बढ़ाता है, गलत। फ्यूल एफिशिएंसी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। घर्षण को कम करने वाली बेरिंग को स्पेशली हम एक नाम देते हैं सर, उसका नाम होता है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। क्या नाम होता है? एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जो है ये घर्षण को कम करती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट है BS4। बच्चों BS4 इंजन में BS का बताइए मतलब क्या होता है। देखो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के इंजन की खोज भी हो रही है। मैं आपको पहले बता दूं, हर एक तरह के इंजन की खोज में नए नए वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि एक फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, पिछली बार आया था, मुझे देखो अभी याद आ गया। एक आता है SPFI और एक आता है MPFI। मार्केट में SPFI और MPFI बहुत चलता है ना। पहले SPFI आता था, अब MPFI आ गया। पता है इनके पूरे नाम क्या होते हैं सर? इनके पूरे नाम होते हैं सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, आगे सिस्टम लगा लेना आप लोग है। और MPFI का पूरा नाम क्या होता है सर? MPFI का पूरा नाम होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। इसी तरह से एक नाम आता है CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। मतलब ये तीनों नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग के पेपर में इतना देखा इसको, है ना, बहुत सारे एग्जामों में भर भर के पूछे गए। तो CRDI का बताइए पूरा नाम क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये नाम आते जा रहे हैं ना, है ना। आपने पैशन प्रो की बाइक देखी है? पैशन प्रो की बाइक सर, पैशन प्रो की बाइक में देखिएगा APDV लिखा होता है। APDV बच्चों, APDV का पूरा नाम होता है एडवांस प्री डिजिटल वॉल्व इग्निशन सिस्टम। आगे इग्निशन सिस्टम होता है ना। आपने डिस्कवर की बाइक देखिए, तो डिस्कवर की बाइक में देखो DTSI लिखा होता है। ये सब वर्ड लिखे हुए मिलते हैं, कभी आप जाते देखिए। पैशन प्रो की बाइक में देखिए तो APDV लिखा हुआ मिलता है। और आप अगर डिस्कवर की बाइक देखिए या फिर हैवी बाइक देखिए, DTSI लिखा हुआ मिलेगा। सर इसका क्या मतलब होता है? सर इसका पूरा नाम होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम, है ना। सिस्टम आगे लगा लेना। तो मतलब ये है ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही है ना बच्चा, वैसे वैसे आप कह सकते हो कि बहुत सारे नए नए इनोवेशन होते हैं। और नए नए इनोवेशन को कई बार हम लोग शॉर्टकट वाला नाम देते हैं और शॉर्टकट वाला नाम दे देते हैं तो उनके फुल नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे BS4 बच्चों, BS का यहाँ मतलब होता है भारत स्टेज, है ना। पहले BS4 इंजन आते थे, अब BS6 इंजन आने लगे। और BS6 इंजन का मतलब ये होता है कि इसमें सल्फर की मात्रा कम है, यानी ये इंजन जो सल्फर का पोल्यूशन करेगा वो कम करेगा। ठीक है। तो यहां पर BS का मतलब होता है भारत स्टेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, 74 नंबर बोला जा रहा है मल्टी प्लेट क्लच को किस रूप में जाना जाता है ना। जितने भी हमारे मल्टी प्लेट क्लच होते हैं वो हमारे फ्रिक्शन क्लच होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो हमारे फ्रिक्शन क्लच होते हैं, है ना। मल्टी प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, ये सब फ्रिक्शन क्लच है। और बच्चों ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्लच में जब भी कभी हमें लुब्रिकेशन करना होता है ना, लुब्रिकेशन करना होता है तो उसके बगल साइड वाली करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास प्लेट है ना, और प्लेट में फ्रिक्शन सरफेस आपने यहां लगा रखी है, ये फ्रिक्शन सरफेस हो रही, समझो बात को। तो लुब्रिकेशन जो होगा ये इसके अपोजिट साइड होगा, है ना। इसीलिए कई बार इसको वेट क्लच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वेट की स्पेलिंग गलत है, वेट की स्पेलिंग होगी WET। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्लच ये हमारा वेट क्लच के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टोटल लुब्रिकेशन होता है लेकिन अपोजिट साइड। लुब्रिकेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भैया। अगर लुब्रिकेशन नहीं करोगे तो क्लच इतना ज्यादा ड्रम कट जाएगा, इतना ज्यादा ड्रम कट जाएगा कि वो फिर डैमेज हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए,
डियर बॉट्स को सील होने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, जब भी कभी हमें डियर बॉट्स को सील होने से बचाना है तो सबसे पहला काम यही करना है हमें, है ना। डियर बॉट्स तब सील होगा जब उसका जो है, जो लीकेज हो रहा है, लुब्रिकेंट का लीकेज हो रहा है। अगर लीकेज होता रहेगा, सुनिए, जो हमारा लुब्रिकेंट गिर रहा है ना, वो लगातार लीकेज होता रहेगा तो डियर बॉट सील हो जाएगा। तो डियर बॉट्स को सील होने से बचाना है तो हमें लुब्रिकेंट का लीकेज जो होगा वो रोकना होगा, है ना। लुब्रिकेंट का लीकेज रोकना होगा, तो इसलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो बच्चों देखो यहां पर मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन ऑटोमोबाइल से सॉल्व करा दिए। तो जो भी हमारे पास इस ट्रेड के बच्चे हैं, कौन वाली ट्रेड के, मैं नाम लिख दूं, मोटर मैकेनिक व्हीकल, है ना। चलो मैं इसको शुरुआत में कल के लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल यहां से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले सेट में मिलेंगे, धन्यवाद।